फ्रेंड्स, आज की कहानी है ख्वाहिशों की अलमारी भाग 1। शादी के बाद जब से छवि इस घर में बहू बनकर आई, उसे अपनी सास सुलेखा और बड़ी ननंद मधु, जिसकी शादी हो चुकी थी, उनका भरपूर प्यार मिला। एक लड़की शादी के बाद जैसे ससुराल चाहती है, ठीक वैसी ससुराल छवि को मिली थी। छवि अपनी ससुराल में बहुत खुश थी और उसका पति मोहित उसे बहुत प्यार करता। मोहित और उसके पापा गौतम दोनों ज्वेलरी का बिजनेस करते थे और सोने चांदी के बड़े शोरूम के मालिक थे। ननंद मधु की ससुराल भी उसी शहर में थी, तो वह कभी कभी छवि से मिलने आ जाती थी। मोहित का स्वभाव तो हंसमुख और मिलनसार था, पर उसके पापा गौतम एक गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। वह अपने शोरूम में तो कस्टमर से खूब बातचीत करते, पर घर में घुसते ही गंभीर हो जाते। छवि ने अब घर का काम संभाल लिया था, पर उसकी सास सुलेखा भी हर समय घर का कुछ न कुछ काम करती रहती थी। जब कभी छवि कहती आप रहने दो, आराम करो, मैं कर लूंगी, तो वह हंस कर कहती अगर आराम करूंगी तो शरीर बेकार हो जाएगा, इसलिए जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक काम करने दो, जब शरीर साथ नहीं देगा तब तुमसे कहूंगी। यह सुनकर छवि ने फिर कभी उनसे कुछ नहीं कहा, पर अपनी ससुराल में छवि ने एक बात नोट की कि सुलेखा दिन में एक बार स्टोर में जरूर जाती है और 1 घंटे बाद दरवाजा खोलकर बाहर आती है, तो उनका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है। अब छवि को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो सुलेखा को इतनी खुशी देता है, वरना सारा दिन सुलेखा के चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आती। जब कोई मेहमान घर में आए, तभी छवि ने सुलेखा को हंसकर बात करते देखा था। एक दिन छवि स्टोर रूम में से कुछ सामान निकालने गई, तो उसने गौर से पूरा स्टोर रूम देखा, लेकिन उसमें सिवाय सामान के कुछ खास नहीं था। पर एक चीज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, वह था लकड़ी की बड़ी सी अलमारी पे लगा ताला। छवि चौंक गई, क्योंकि उसने अपने ससुराल में कहीं पर भी ताला लगा नहीं देखा था। बस एक बड़ी सी तिजोरी थी जो सुलेखा के कमरे में थी, और उसकी चाबी भी सुलेखा के पास रहती। बाकी सारे घर की अलमारियों में ताला नहीं था। अब छवि की उत्सुकता और बढ़ गई। उसकी हिम्मत अपनी सास से पूछने की तो थी नहीं, और उसकी शादी को करीब 1 साल होने वाला था, इसलिए उसने रात में मोहित से इस बात का जिक्र किया। मोहित बोला, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों भाई बहन बचपन से यह देखते आ रहे हैं कि मम्मी घर का सारा काम खत्म करके दोपहर में या जब भी समय मिलता तो 1 घंटा स्टोर रूम में अकेले गुजारती। तब छवि बोली, क्या कभी आपने यह पूछने की या जानने की कोशिश नहीं की कि मम्मी जी आखिर वहाँ ऐसा क्या करती है जो उन्हें खुशी देता है? तो मोहित बोला, हमारी कभी हिम्मत ही नहीं पूछने की, और मम्मी तो हमेशा से ही ऐसे कम बोलने वाली गंभीर स्वभाव की है। छवि ने फिर अपनी ननंद से पूछा, दीदी आप तो जानती होगी कि मम्मी जी स्टोर रूम में क्या करती हैं? तो मधु ने भी वही जवाब दिया जो मोहित ने दिया था। अब तो छवि यह जानने के लिए बेकरार हो गई कि आखिर मम्मी जी स्टोर रूम में क्या करती हैं। एक दिन जब छवि आराम कर रही थी, तब उसने सुलेखा को स्टोर रूम की तरफ जाते देखा, तो वह भी उनका पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंच गई। सुलेखा ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर से बंद कर लिया। अब बाहर से छवि ने कोई तरीका ढूंढना शुरू किया जिससे वह अंदर क्या हो रहा है उसको जान सके। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद छवि को एक खिड़की नजर आई और उसने उसे थोड़ा खोलने की कोशिश की, तो वह खुली हुई थी। अब छवि ने खिड़की को धीरे से खोला और अंदर देखने लगी, तो उसने देखा मम्मी जी लकड़ी की अलमारी खोलकर उसके अंदर से एक डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने लगी है, और थोड़ी देर बाद उन्होंने एक फ़ोन उठाकर उस पर बात करने लगी हैं। छवि ने देखा फ़ोन पर बात करते हुए सुलेखा जी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान और चमक थी मानो किसी अपने से मिलने और बात करने पर होती है। यह देखकर छवि सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन हो सकता है जिससे बात करके मम्मी जी इतना खुश हो जाती है। छवि यह सोच ही रही थी कि अचानक पता नहीं कैसे उसका हाथ किसी चीज़ से टकरा गया और वह चीज़ नीचे गिर पड़ी, जिससे मम्मी जी चौंक गई और उन्होंने जल्दी जल्दी अलमारी बंद की और कमरे से बाहर आ गई। तब तक छवि भी दौड़कर अंदर आकर बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। सुलेखा ने छवि के कमरे में देखा तो उसे सोते देखकर वह निश्चित होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद छवि उठी और किचन में जाकर 2 कप चाय बनाकर मम्मी जी के पास आकर बैठ गई और चाय पीने लगी। उसके बाद वह खाने में क्या बनेगा यह पूछकर किचन में चली गई और काम करने लगी। साथ ही स्टोर रूम में जाने का प्लान बनाया और जल्दी से स्टोर रूम में जाकर अलमारी को चेक करने लगी, पर उसमें ताला लगा था। वह लौटने ही वाली थी, उसका पैर किसी चीज़ से टकराया तो वह चौंक पड़ी। उसने झुककर देखा तो वहाँ एक डायरी पड़ी थी।
छवि ने डायरी उठाकर अपने कमरे में ले जाकर छिपा दी। छवि ने किचन का काम समेटा, फिर रात को मोहित के सो जाने के बाद चुपचाप उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही उसने पहला पेज खोला तो उस पर सुलेखा का नाम लिखा था और तारीख करीब 25 साल पहले की थी। यह देखकर छवि ने तुरंत डायरी का आखिरी पेज देखा तो डायरी भरी हुई थी। इसका मतलब मम्मी जी 25 साल से डायरी लिख रही थी। फिर छवि ने पहला पेज पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था, आज दिनांक 4 दिसंबर है और मेरा जन्मदिन भी है, पर गौतम को तो याद ही नहीं और मम्मी जी को पता नहीं। अभी अभी पापा मम्मी का फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझे विश किया और बोले कि तेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है तो बहुत धूमधाम होगी। झूठ बोल दिया, हाँ बहुत बिजी हूँ, इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अब उन्हें क्या बताऊँ, यहाँ पर मेरे जन्मदिन का पता किसी को नहीं है और गौतम को तो पत्नी नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए एक मम्मी की ज़रूरत थी, या यह समझ लो कि यहाँ पर एक परमानेंट केयर टेकर की ज़रूरत थी। गौतम ने इसीलिए शादी की थी कि 2 छोटे बच्चों को गौतम की मम्मी अकेले कैसे संभालती। और जब मैं शादी होकर इस घर में आई तो पहली रात को ही गौतम ने साफ साफ कह दिया उन्होंने बच्चों की वजह से शादी की है और वे अपने जीवन में अपनी पत्नी सुरभि की जगह किसी को नहीं दे सकते और मैं उनसे किसी भी तरह की आशा न रखूं। उसी रात उन्होंने यह भी साफ साफ कह दिया, तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हम सबके सामने एक पति पत्नी का व्यवहार करेंगे और इस कमरे में अजनबी रहेंगे। और हाँ, इस कमरे की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात कि मुझे इन 2 बच्चों के अलावा तीसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। आगे कभी इन सब बातों के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। तुम्हें इस घर में एडजस्ट करना होगा, कैसे करना होगा यह सब तुम जानो। और हाँ, इस घर में मम्मी की बात हमेशा मानना, वह जो कहे वही करना तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। इतना कहकर वे कपड़े बदल कर सो गए और मैं नई नवेली दुल्हन, जो न जाने कितने अरमान थे मेरे, और जब सारे सपने एक ही झटके में चूर चूर हो गए तब मेरी आंखों में सिर्फ आंसू ही थे। फिर मैं उठकर कपड़े बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने मम्मी जी के पास जाकर उनके पैर छुए। वह मेरा चेहरा देखकर मानो सब समझ गई थी। वह बोली, बहू दिल छोटा मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। उन्होंने ही मुझे गौतम की पसंद नापसंद के बारे में बताया और दोनों बच्चों को संभालना भी उन्होंने ही सिखाया। मोहित तो मेरी शादी के समय 6 महीने का था और मधु 1.5 साल की। दोनों ही बहुत प्यारे, सुंदर और गोल मटोल बच्चे थे। मधु तो बिल्कुल अपनी मम्मी की कॉपी थी, जबकि मोहित अपने पापा पर गया था। इन दोनों बच्चों को और घर को संभालने में समय का पता ही नहीं चलता और इस कारण मैं अपना भी ध्यान ठीक से नहीं रख पाती। वह तो मम्मी जी मुझे बीच बीच में टोकती रहती कि बहू तुम अपना भी ध्यान रखा करो, कम से कम सुबह शाम तो ठीक से सज संवर लिया करो। वह कहती थी तो मैं रोज़ सुबह ठीक से तैयार होकर काम में लग जाती थी। मुझे चटक और चमकीले रंग बेहद पसंद थे। मेरी सारी साड़ियाँ चटक रंग की थी और रंग बिरंगी नेल पॉलिश मैचिंग ज्वेलरी थी, पर गौतम जी को मेरा इस तरह चटक रंग पहनना पसंद नहीं था। गौतम मुझसे एक दिन बोले, क्या तुम भी 2 बच्चों की मम्मी होकर ऐसे चटक रंग पहनती हो? मैं उनसे बहुत कम बात करती थी और बात करते समय घबरा जाती, या यूं कहो कि मैं उनसे अंदर ही अंदर एक डर का अनुभव करती थी। मैंने डरते हुए कहा, मेरे पास ऐसे ही रंग के कपड़े हैं। तो वह कुछ नहीं बोले और जबकि हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, उन्होंने एक दिन कुछ कपड़ों के पैकेट मुझे दिए और कहा, इन्हें पहना करो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और उनके जाने के बाद जब मुझे काम से फुर्सत मिली तो मैं अपने कमरे में गई। वहाँ पर मम्मी जी मोहित को सुला रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बहू यह पैकेट कैसा रखा है? तो मैंने कहा, ये लेकर आए थे, मैंने अभी तक देखा नहीं इसमें क्या है। वह बोली, जल्दी देखो। जब मैंने पैकेट खोले तो देखा उसमें हल्के रंग की कंट्रास्ट कलर, प्लेन कलर, हल्की कढ़ाई की 10-12 साड़ी और सूट थे। उनके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ, ब्लाउज, पेटीकोट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और रुमाल, हेयर क्लिप, मेकअप का सामान था। यह सब देखकर मम्मी जी बोली, अरे गौतम तो बहुत अच्छी शॉपिंग करके लाया है, यह सब रंग उसी की पसंद के हैं। अब मेरी समझ में आया क्यों गौतम मुझे देखते ही झुंझलाकर मुंह फेर लेते थे। मैंने खुद को उनकी पसंद के कलर पहनने के लिए तैयार किया और अपने सारे चटक कपड़ों को धोकर प्रेस करके एक अलमारी में रख दिया और गौतम के लाए सारे कपड़े कमरे की अलमारी में लगा दिए और उन्हें पहनने लगी। अब जब भी गौतम मुझे देखते तो उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता। इस तरह शादी के बाद मैंने अपनी पहली पसंद को अलमारी में बंद कर दिया।
इसी तरह एक दिन जब मैं कमरे में बैठी अपने मायके में फ़ोन पर बात कर रही थी और दोनों बच्चे स्कूल गए थे, मम्मी जी आराम कर रही थी, तभी अचानक गौतम घर आ गए और उन्होंने मुझे फ़ोन पर बात करते देख लिया और वह चुपचाप बेड पर बैठ गए। मैं आराम से बात कर रही थी और बच्चों के बारे में, उनकी हंसाने वाली बातों के बारे में बताकर खुश हो रही थी। करीब 10 मिनट बात करके मैंने फ़ोन काट दिया और जैसे ही मैं मुड़ी तो देखा गौतम पलंग पर बैठे मुझे ही घूर कर देख रहे थे। मैं घबरा गई और वहाँ से जाने लगी कि गौतम बोले, रुको, मुझे तुम्हारा इस तरह रोज़ रोज़ अपने मायके फ़ोन पर इतनी देर बात करना पसंद नहीं है। आगे से ऐसा ना हो। अगर बात करनी हो तो जल्दी हालचाल पूछकर फ़ोन काट दिया करो, वरना तुम्हें देखकर मेरे बच्चों पर भी खराब असर पड़ेगा। यह सुनकर मुझे झटका लगा। यह क्या कह दिया, मेरे बच्चे? क्या मैं इन बच्चों की कुछ नहीं लगती? मैं तो इन दोनों बच्चों को अपने बच्चे समझकर अपनी ममता और प्यार लुटा रही थी और वह दोनों भी मुझे ही अपनी माँ समझते हैं। पर गौतम के मन में मेरे लिए क्या भावना थी, मैं समझ नहीं पाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और गालों पर बहने लगे। मैं वहाँ से चली गई और किचन में जाकर रोने लगी कि तभी मम्मी जी वहाँ पर आ गई और उन्होंने गौतम की सारी बातें सुन ली थी। तो वह मुझे समझाने आ गई और मुझे चुप कराया और पानी दिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में पढ़ें।